नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं, जहां देश में 3 दिन के अंदर दूसरा रेल हादसा हुआ है। झारखंड में आज सुबह 2 मालगाड़ियों के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। यह हादसा झारखंड के साहिबगंज में हुआ है। यहां 2 मालगाड़ियां आपस में टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रेन के इंजन में आग लग गई। हादसे में ड्राइवर समेत 3 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान सीआईएसएफ के 3 जवान भी घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक घटना सुबह 3:30 पे हुई है और फरक्का से लालमटिया जा रही मालगाड़ी बरहेट में खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। इसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। इससे पहले रविवार को उड़ीसा में बड़ा रेल हादसा हुआ था। यहां कामाख्या एक्सप्रेस ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए थे। कटक के नेरगुंडी रेलवे स्टेशन के पास यह हादसा हुआ था। ट्रेन संख्या 12251 बेंगलुरु से असम के गुवाहाटी के कामाख्या स्टेशन जा रही थी। दुर्घटना में एक शख्स की मौत हुई थी, जबकि 7 यात्री घायल भी हुए थे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं झारखंड के साहिबगंज से, जहां रेल हादसा हुआ है। 2 मालगाड़ियों की टक्कर हो गई है। इसके बाद भीषण आग भी लग गई। इसमें ट्रेन ड्राइवर समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। देश में 3 दिन के अंदर यह दूसरा रेल हादसा है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह इसी खबर पर जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। उनसे बातचीत करेंगे। जी अजय, जिस तरह से लगातार एक के बाद एक रेल हादसे हो रहे हैं, और यदि 3 दिन की बात की जाए तो एक उड़ीसा पड़ोसी राज्य और फिर झारखंड में यह रेल हादसा, हताहत भी हुए लोग। इस घटना के बारे में बताइए, कैसे हुई इस घटना, और इस घटना के बाद आगे की प्रक्रिया, यानी जो राहत कार्य की बात है, क्या सारे लोग जो इसमें हताहत जो 3 लोग हुए उनके अलावा घायलों की भी संख्या है, या अब सब कुछ सामान्य है और रेस्क्यू कर लिया गया है? देखिए कुणाल, मैं बताऊं कि कल आज सवेरे जो है तड़के सुबह जो है एक साहेबगंज जिले में एक बरहेट के पास एक है जोड़ी है एक जगह, तो वहां पे ये जो ललमटिया से जो है जो ईसीएल के क्षेत्र में एक ललमटिया कोलियरी पड़ता है, बड़ा कोलियरी है, वहां से एनटीपीसी के लिए जो है फरक्का एनटीपीसी के लिए जो है बराबर जो है कोयले की आपूर्ति होती है, वैगन के द्वारा होती है। इसी क्रम में है लाइन 2 पर जो है ये जा रही एक मालगाड़ी जा रही थी, और एक पहले से लूप लाइन में एक जो है मालगाड़ी खड़ी थी, और इसी में जो है वो एक जोरदार टक्कर होती है। और टक्कर इतनी भयावह होती है कि जो रेलगाड़ी का जो 2 जो ड्राइवर होते हैं वो पूरी तरह वो जो है उसमें टक्कर होने के बाद उसमें आग लग सकती है, और जो है दोनों ड्राइवर के जो है दरवाजे पूरी तरह लॉक हो गए थे, जिससे वो निकल नहीं पाए और जो है वो जिंदा जल गए। इस दरमियान और सुनने में, चूंकि ये आधिकारिक अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कुछ और जो है कैजुअलिटी हुई है, यानी 3-4 लोगों की है। कुछ अपददर्शी का कहना था कि 5 लोग हैं, तो यानी कि 4 लोग की अभी तक तो ये जो भीतर खाने से जो छन के आ रही कि 4 लोग बुरी तरह घायल है, जिनको बरहेट के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब स्थिति तो है, चूंकि वो मालगाड़ी का लाइन था, वो जो है वो लूप लाइन जिसको बोलते हैं, वहां पे दुर्घटना घटी है, इसलिए वहां पर कोई रेलवे का कोई हताहत तो नहीं, मतलब रेलवे लाइन की जो है आवाजाही तो हताहत नहीं हुई है, लेकिन इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसमें जो है वो देखा जाए तो ये जो तड़के जब सवेरे हुआ था तो जानमाल की क्षति तो हुई है, साथ साथ अकूत जो कोयले का जो उसमें जो भंडारण था, जो उसमें कोयले जो है आपूर्ति के ली जा रही थी, वो पूरी तरह गया है। तो देखने वाली बात होगी कि ये जो घटनाएं हो रही हैं लगातार, जो है इन सप्ताह में 2 घटनाएं हुई हैं, और इस पर जो है रेलवे जो है चुप्पी अभी तक साधी हुई है। एपीएन की टीम ने जानना भी चाहा था कि क्या, उनके अधिकारियों से जानना चाहा था कि क्या इसमें और हो सकता है। ने कहा इस पर जांच चल रही है। ठीक है, ठीक जी, हेलो, ठीक है। बहुत शुक्रिया अजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बातचीत करने के लिए और सारी जानकारी देने के लिए। और इस बीच अगली बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है और हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर में स्थित विभिन्न स्थानों के नाम में परिवर्तन की घोषणा की है। तो यह बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां कुछ जिले जिनमें हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर शामिल हैं, उनके कुछ जगहों के
नाम में बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि विभिन्न स्थानों के नाम में परिवर्तन जनभावना और भारतीय संस्कृति और विरासत के अनुरूप किया जा रहा है, जिससे लोग भारतीय संस्कृति और इसके संरक्षण में योगदान देने वाले महापुरुषों से प्रेरणा ले सके। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार हरिद्वार जनपद में औरंगजेबपुर का शिवाजी नगर, गाजीवाली का आर्य नगर, चांदपुर का ज्योतिबा फूले नगर, मोहम्मदपुर जट का मोहनपुर जट, खानपुर कुर्सली का अंबेडकर नगर, इंद्रिशपुर का नंदूपुर, खानपुर का श्री कृष्णपुर, अकबरपुर फाजुलपुर का नाम विजय नगर किया जाना है। देहरादून जनपद में मियांवाला का रामजीवाला, पीरवाला का केसरी नगर, चांदपुर खुर्द का पृथ्वीराज नगर, अब्दुल्ला नगर का नाम दक्ष नगर किया जाएगा। यदि नैनीताल की बात करें तो वहां नवाबी रोड का नाम अब अटल मार्ग, पंचक्की से ITI मार्ग का नाम गुरु गोवलकर मार्ग किया जाएगा। इसके साथ ही उधम सिंह नगर में नगर पंचायत सुल्तानपुर पट्टी का नाम बदलकर कौशल्यापुरी किए जाने की घोषणा की गई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। योगेश, तो नाम बदलने के प्रकरण में अब उत्तराखंड की बारी और उत्तराखंड में इन 4 जिलों के कई स्थानों के नाम बदले गए हैं। ऐसे में इस फैसले को, मुख्यमंत्री के फैसले को वहां पर कैसे देखा जा रहा है और वहां पर रहने वाले लोगों की क्या प्रतिक्रिया है और ये कब से लागू होगा? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि इससे पहले भी जो है यहाँ उत्तराखंड में नाम बदले गए हैं और अगर कहें तो उसी सीरीज में अब एक कदम और आगे बढ़ गए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उनकी सरकार जो है जिस तरह से नाम बदले जा रहे थे, इससे पहले भी नाम कई जगह से बदले गए थे और एक और बार नाम बदले गए, लेकिन इतना बड़े स्तर पर नाम अभी तक नहीं बदले गए थे। अगर कहा जाए तो 1-2 स्थानों के नाम जरूर बदले गए थे, लेकिन जिस तरह से हरिद्वार जिला, देहरादून जिला, नैनीताल जिला और उधम सिंह जिला में एकाएक जो है नाम बदल दिए गए। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं कि जो जब आप देहरादून आते हैं, अगर हरिद्वार से देहरादून आएंगे तो बीच में एक मियांवाला पड़ता है। बहुत ही अगर देखा जाए तो एक ऐसा स्टॉप है कि जहाँ पे सब लोग जानते हैं कि मियांवाला पहुंच गए, यानी कि अब हम देहरादून पहुंच गए। ये माना जाता है कि मियांवाला आते ही, एंट्री करते ही अब आप जो है वो देहरादून पहुंच गए। लेकिन अब मियांवाला को जो है रामजी वाला माना जाना जाएगा कि वो, क्योंकि नाम परिवर्तन हो चुका है, जल्दी जो है ये पूरी तरह से लागू भी हो जाएगा। इस तरह से मियांवाला बन जाएगा अब, जिस तरह से मैंने बताया कि रामजी वाला। इसी तरह से कई जगह का नाम और भी चेंज किया, फिर चाहे हम विकासनगर ब्लॉक की बात करें, सहसपुर ब्लॉक की बात करें, नवाबी रोड की बात करें, इन सब चीजों के, इन जगहों के नाम अब चेंज कर दिए गए हैं। जहां तक रही कि प्रतिक्रियाएं क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से चल रहा है उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड में भी जिस तरह से नाम बदले जा रहे हैं, तो प्रतिक्रियाएं अलग अलग आ रहे हैं। कई लोग जो है इसका स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि देवभूमि है और देवभूमि का नाम जो है वो देवताओं के नाम पर ही रखा जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। जिस तरह से अगर एक उदाहरण के तौर पर मियांवाला को ही हम ले लें, इसी तरह से अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष खासा नाराज है। उसका कहना है कि नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, अगर आपको कुछ करना ही है तो रोजगार के लिए कुछ करो, आपको कुछ करना ही है तो आप लोग जो है डेवलपमेंट की बातें करो, आप नाम बदल लेने से क्या कर लोगे। इस तरह की प्रतिक्रियाएं यहाँ पर सामने आने लगी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया योगेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, जहां 1 अप्रैल यानी आज से नई आबकारी नीति 2025 लागू हो जाएगी। इस नीति के तहत मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार ने 19 धार्मिक क्षेत्रों में शराब दुकानें बंद करने का निर्णय लिया है, जिसके अनुसार 31 मार्च की आधी रात से इन क्षेत्रों की 47 दुकानें बंद कर दी जाएंगी। यहां पर बार और शराब पिलाने की व्यवस्था भी बंद होगी। इन इलाकों में शराब और वाइन आउटलेट्स के लिए नए लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे और न ही इनका संचालन की अनुमति होगी। प्रदेश के 19 पवित्र क्षेत्रों में पूरी तरह से शराब की बिक्री नहीं करने का निर्णय लिया गया है, जिनमें राज्य के 1 नगर निगम, 6 नगर पालिका, 6 नगर परिषद और 6 ग्राम पंचायतें हैं। इनमें उज्जैन नगर निगम भी शामिल है, जहां काल भैरव मंदिर में प्राचीन समय से बाबा के दर्शन में मदिरा का भोग लगाने की परंपरा है। मंदिर परिसर की दुकान भी बंद होगी। अब भक्तों को बाहर से शराब लाकर भोग लगाना होगा। तो यह बड़ा फैसला मध्य प्रदेश शासन की तरफ से, जहां 1 अप्रैल से अब 19 धार्मिक क्षेत्रों में शराब की दुकानें बंद करने का निर्णय लिया गया है और आज से यह लागू भी हो गया। हमारे साथ हमारे संवाददाता संतोष सिंह जुड़ गए हैं इस खबर पर, उनसे भी बातचीत करेंगे। संतोष, तो आखिरकार वह पल आ ही गया जब 19 धार्मिक क्षेत्रों में, जिनमें उज्जैन भी शामिल है, पूर्ण शराबबंदी हो गई। न तो शराब खरीद सकेंगे, ना ही शराब बैठ के पी सकेंगे
और तो और अब शराब जो खरीद कर भोग लगाने की भी बात करते थे वहाँ पर मंदिर में, वह भी अब नहीं हो सकेगी, बाहर से लोग को लाना पड़ेगा। यह फैसला, इसको लोग कैसे देख रहे हैं और इस फैसले के बाद क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल कुणाल, आज से नई आबकारी नीति का नियम लागू हो गया है। 17 जिलों में 19 धार्मिक स्थल हैं जिन पे शराब बंद हो जाएगी। आज से शराब की बिक्री में रोक लग जाएगी। इसमें ओमकारेश्वर है, महेश्वर है, ओरछा है, मैया, चित्रकूट, दतिया, पन्ना, मुलतई, मंदसौर, ऐसे अमरकंटक और भी जो धार्मिक स्थल हैं, 19 धार्मिक स्थल हैं, यहाँ पे पूरे तरीके से आज से शराब मिलना बिल्कुल बंद हो जाएगी। रही बात कुणाल की लोगों का क्या रिएक्शन है, तो लोग जो धार्मिक भावनाओं से जुड़े हुए हैं और हमेशा से यहाँ पे मांग की कि धार्मिक स्थलों में शराब या मांस मदिरा की बिक्री बैन होनी चाहिए। हिंदूवादी संगठन या अन्य संगठन इसकी लगातार मांग उठाते रहे हैं। तो इस लिहाजा से अगर देखा जाए तो ये धार्मिक स्थलों में जो शराब बंद हुई है इसका काफी सराहना की जा रही है मध्य प्रदेश में। ठीक है, बहुत धन्यवाद संतोष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें कुणाल कामरा से जुड़ी हुई, जहां कॉमेडियन कुणाल कामरा को मुंबई में उनके खिलाफ दर्ज एक केस में पुलिस की ओर से तलब किया गया है। विवाद के बाद से मुंबई के बाहर रह रहे कामरा को अब मुंबई पुलिस के सामने पेश होना होगा। इस बीच कॉमेडियन कुणाल कामरा को लेकर महाराष्ट्र में नाराजगी कम होती नहीं दिख रही है। शिवसेना के एक नेता राहुल कनाल ने कहा कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर व्यंग्य कर राजनीतिक विवाद खड़ा करने वाले कुणाल कामरा का मुंबई आने पर शिवसेना शैली में स्वागत किया जाएगा। शिवसेना के नेता राहुल कनाल ने कहा कि पार्टी ने मुंबई पुलिस को पत्र लिखकर विदेशी चंदा विनियमन अधिनियम यानी FCRA के तहत विदेशी फंडिंग मामले में कॉमेडियन कुणाल के खिलाफ जांच की मांग की है। साथ ही यह भी कहा है कि कानून से भागने वाले लोग दोषी हैं। जब कुणाल कामरा मुंबई आएंगे तो उनका शिवसेना शैली में स्वागत किया जाएगा। दरअसल मुंबई के खार इलाके में यूनिकॉन्टिनेंटल होटल के हैबिटेट कॉमेडी क्लब में अपने प्रदर्शन के दौरान कुणाल कामरा ने उप मुख्यमंत्री शिंदे का नाम लिए बगैर उन्हें गद्दार कहा और उन पर तैयार की गई एक पैरोडी भी गाई। हालांकि उनके इस कमेंट के बाद शिवसेना के कार्यकर्ता भड़क गए और उन्होंने उस स्टूडियो में तोड़फोड़ भी की थी जहां कामरा ने अपना स्टैंड अप एक्ट किया था। हमारे साथ हमारे संवाददाता सरबजीत सोनी जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। सरबजीत, तो क्या कुणाल कामरा की मुश्किलें कम होती नज़र नहीं आ रही हैं, क्योंकि अब उन्हें समन भी भेजा गया है और ऐसे में क्या अब उन्हें मुंबई में पेश होना ही होगा या फिर वो अन्य कानूनी विकल्प ढूंढ सकते हैं? इस पूरे प्रकरण पर लेटेस्ट अपडेट दे दीजिए। जिस तरह से कुणाल कामरा के ऊपर अब तक मुंबई समेत महाराष्ट्र में 4 ऐसे मामले दर्ज हैं जिसमें खार पुलिस ने उनको 2 बार समन भी भेजा था, लेकिन कल 31 तारीख को उन्होंने हाजिर होने की बात कही थी, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं हुए। जिसके बाद मुंबई पुलिस हरकत में आई। मुंबई पुलिस ने दादर निवास में वहां जब घर पे पहुंची तो कुणाल कामरा ने ट्विटर के माध्यम से मुंबई पुलिस पे तंज कसा है, जिसमें कहा गया है कि 10 साल पुराने एड्रेस पते पर मुंबई पुलिस पहुंची है, जिसमें पुलिस का समय और वक्त दोनों खराब किया जा रहा है। ऐसे बात करके ट्विटर के माध्यम से जानकारी दी गई। जिसके बाद शिवसेना के जो नेता हैं उनकी तरफ से जो उनकी टिप्पणी आई है कि जब वो मुंबई आएंगे पूछताछ के लिए तो उनका अलग से शिवसेना स्टाइल में स्वागत किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं कोर्ट से भले ही मद्रास कोर्ट से उनको राहत मिली है 7 अप्रैल तक, देखना है कि क्या मुंबई पुलिस के सामने वो पेश होते हैं या वकील के माध्यम से और भी समय मांगते हैं। हालांकि मुंबई पुलिस अब पूरी तरह से एक्टिव है उनकी जांच करने के लिए। हालांकि अब दादर घर पहुंचे थे, अब पूरी तरह से जो 2 समन हो चुके हैं, अब अगला समन जो दिया जाएगा उसमें पुलिस की तरफ से क्या रवैया होता है वो देखना बाकी। ठीक है, बहुत धन्यवाद सरबजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और अगली बड़ी खबर रणवीर इलाहाबादिया से जुड़ी हुई। विवादित शो इंडियाज गॉट लेटेंट में आपत्तिजनक टिप्पणी के चलते FIR झेल रहे रणवीर इलाहाबादिया और साथी यूट्यूबर आशीष चंचलानी की ओर से दाखिल याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने FIR एक साथ जोड़ने की मांग पर असम महाराष्ट्र दोनों की सरकारों को नोटिस जारी किया था।
इसके बाद आशीष चंचलानी की ऐसी ही मांग पर कोर्ट ने एक और नोटिस जारी किया था। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं विवादित शो इंडियाज गॉट लेटेंट को लेकर, और उसमें जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी और उसके बाद रणवीर इलाहाबादिया और साथी यूट्यूबर आशीष चंचलानी पर FIR हुआ था, उसी से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। और पिछली सुनवाई में भी कोर्ट ने FIR एक साथ जोड़े जाने की मांग पर महाराष्ट्र और असम सरकार को नोटिस जारी कर चुकी है। हालांकि इसके बाद आशीष चंचलानी की ऐसी ही मांग पर कोर्ट ने उन्हें भी नोटिस जारी उनके तरफ से किया गया था, और ऐसे में अब रणवीर इलाहाबादिया के मामले पर संयुक्त रूप से आशीष चंचलानी का भी मामला, उस पर सुनवाई आज होगी। और आपत्तिजनक टिप्पणी के चलते ये दोनों ही FIR झेल रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल जुड़ गए फोन लाइन पर, उनसे बातचीत करेंगे। जी विवेक, इंडियाज गॉट लेटेंट शो और उससे जुड़े इलाहाबादिया, आशीष चंचलानी, कई और लोग भी थे, लेकिन गाज इन दोनों पर मुख्यतः गिरी है और ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई होगी। क्या लगता है इस मामले में अभी और वक्त लगेगा या फिर कुछ फैसला सामने आ सकता है? दरअसल देखा जाए तो ये जो दो आशीष चंचलानी और रणवीर इलाहाबादिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई, इसमें मुख्य मांग इनकी ये है कि चूंकि इनके ऊपर अलग अलग जो राज्य हैं उनमें मुकदमा दर्ज है, तो उन मुकदमे को एक साथ क्लब कर दिया जाए जिससे इसके साथ सुनवाई हो। इसके अलावा उनकी दूसरी मांग ये है कि इन मामलों को रद्द कर दिया जाए। उसका कारण ये है कि अब व्यक्ति की आजादी का हवाला देते हुए किया गया। क्योंकि इस मामले में सबसे पहले रणवीर इलाहाबादिया सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और जो जस्टिस DY चंद्रचूड़ के बेटे अभिनव चंद्रचूड़ है उन्होंने रणवीर इलाहाबादिया का पक्ष रखा था और ये कहा था कि उनको गिरफ्तारी से राहत दी जाए, क्योंकि उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और कभी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले पर सुनवाई कर रहा था तो लगातार तल्ख टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट तरफ से की गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना कि क्योंकि आपको बोलने की आजादी है, स्वतंत्रता मिली हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी संस्कृति के साथ खिलवाड़ करेंगे। और आज जिस तरीके से बयान, जिस तरीके की जो इंडिया गॉट लेटेंट में टिप्पणियां यूट्यूबर की तरफ से की गई थी, रणवीर इलाहाबादिया की तरफ से, वो ऐसा था जिसको कि आप घर में किसी के साथ अपने भाई, बाप, बहन, बेटी, किसी के साथ भी बैठकर ये नहीं सुन सकते, जो कि बिल्कुल गलत है। और उस पर जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी थे, उन्होंने भी कहा कि जब ये मामला सामने आया तो मैंने जिज्ञासावश इस मामले को सुना, इस पूरी जो डिबेट वो जो स्टैंड अप कॉमेडी थी इसको सुना, लेकिन वास्तव में मैं ये कहना चाहूंगा कि ये कोई एक बोलने की आजादी नहीं बल्कि एक विकृत मानसिकता है जो अपने मदर और फादर के बारे में ऐसी टिप्पणियां की जा सकती हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत स्पष्ट किया था, जैसे सूर्यकांत की बेंच जिसने स्पष्ट किया था कि इस मामले में बोलने की आजादी के लिए आपको ऐसी स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती कि अपने आप संस्कृति से खिलवाड़ करें। हालांकि उसके बाद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको राहत दी थी और राहत देते हुए ये कहा था उनकी गिरफ्तारी फिलहाल नहीं होगी, लेकिन वो किसी शो में भाग नहीं ले सकेंगे। लेकिन उसके बाद फिर एक और अर्जी दाखिल की गई जिसमें ये कहा गया कि चूंकि ये उनके स्टैंड अप कॉमेडी उनकी आजीविका का साधन है, इस वजह से जो उनके ऊपर ये रोक लगाई गई है उस रोक को हटा लिया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि हम आपके ऊपर रोक हटा रहे हैं, लेकिन आगे से इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि आपको किस तरीके से अगर अब इस ढंग की चीजें आप करते रहेंगे तो हम कैसे आपके ऊपर कदम उठा सकते हैं। इस आधार पर दिया था। फिलहाल अब आशीष चंचलानी भी इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट आए हुए हैं, जिनमें उन्होंने अपने ऊपर जो दर्ज मामले हैं उनको क्लब करने और रद्द करने की मांग की है, उस पर अब सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करनी है। ठीक है, बहुत धन्यवाद विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बातचीत करने के लिए। इस बीच अगली बड़ी खबर, उसके बारे में आपको बता दें, जहां प्रधानमंत्री के छत्तीसगढ़ दौरे से ठीक पहले 50 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए हैं। माओ की विचारधारा को खोखला बताते हुए ये नक्सली सुरक्षा बलों के सामने आए और उन्होंने सरेंडर कर दिया। तो यह बड़ी खबर प्रधानमंत्री मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे से ठीक पहले, जहां 50 की संख्या में नक्सलियों ने अंततः सरेंडर कर दिया है। इन नक्सलियों में 14 ऐसे नक्सली हैं जिनके सर पर छत्तीसगढ़ सरकार ने 68 लाख रुपए से अधिक का इनाम घोषित कर रखा था। इसके बाद से पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान इनकी खोजबीन कर रहे थे। यह जानकारी बीजापुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव ने दी। उन्होंने बताया कि सरेंडर करने वाले नक्सलियों ने दावा किया है कि वह माओ की खोखली विचारधारा से तंग आ चुके थे। आदिवासियों के शोषण और आपसी मतभेदों से परेशान होकर उन लोगों ने राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ने का फैसला किया था।
इन नक्सलियों ने बताया कि वह सुरक्षा बलों की ओर से आयोजित होने वाले शिविरों और निया निलनार यानी आपका अच्छा गांव योजना से प्रभावित हैं। माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में नक्सलियों का सरेंडर सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी जीत है। बता दें कि बीते एक साल में कुल 792 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जबकि 134 नक्सली एनकाउंटर में मारे गए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष मिश्रा भी जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से, उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। पीयूष, 31 मार्च की वह डेडलाइन दी गई थी केंद्रीय गृह मंत्री के तरफ से, जहां यह कहा गया था कि उसके बाद भारत नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। ऐसे में ठीक प्रधानमंत्री के दौरे के पहले 50 नक्सलियों का सरेंडर और नक्सलियों के ऊपर लगातार होते रहे प्रहार से क्या यह समझा जा सकता है कि अब नक्सलियों का सफाया हो चुका है? बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कुणाल जी, और दर्शकों को हम यहाँ खास तौर पे बता दें कि जो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का तीसरा दौरा यहाँ पे हुआ था, और तीसरे दौरे पे उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था, एक डेडलाइन निश्चित कर दी थी। प्रेस से भी मुखातिब हुए थे, उन्होंने कहा था कि 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद पूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ से समाप्त हो जाएगा। इसी की परिणति ये रही कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चौतरफा दबाव बनाते हुए सुरक्षा बलों को बस्तर में डेप्यूट कर दिया गया, एक्स्ट्रा बटालियन वहां भेजी गई, और बस्तर के जो 7 जिले हैं जो नक्सल प्रभावित बहुत गहन माने जाते हैं और जो जंगलों से घिरा हुआ एरिया है, अगर सुकमा की बात करें, बीजापुर की बात करें और दंतेवाड़ा की बात करें, तो यहाँ से चौतरफा इंटर स्टेट कॉम्बिंग के तहत जो कार्रवाई चल रही थी उसमें 134 नक्सली इनकाउंटर में मारे गए हैं, और लगातार जो बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण हो रहा है। नियत नल्लानार जो योजना है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो यहाँ पे लाई थी, उसके तहत ये जो आत्मसमर्पण की जो नीति यहाँ पे, पुनर्वास की नीति जो यहाँ लागू की गई है, वो बहुत ज्यादा अच्छी मानी जा रही है। नक्सलियों के बीच में इसमें खलबलाहट भी है। दूसरी एक बड़ी बात हम दर्शकों को यहाँ बता दें कि नक्सली अब बैकफुट में आ गए हैं, क्योंकि लगातार जो कार्रवाइयां सुरक्षा बलों के तहत चल रही है और जिसमें लगातार नक्सली मारे जा रहे हैं, उसमें एक लेटर भी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से यहाँ से जारी हुआ है माओवादियों की तरफ से, कि उन्होंने साफ तौर पे अपने कमांडर को ये उल्लेखित किया है कि अब हम नहीं बच सकते, अब हमें कोई दूसरा रास्ता अपनाना होगा। तो दूसरा रास्ता के तहत आत्मसमर्पण ही एक ऐसा रास्ता दिख रहा है जिसमें नक्सली मुख्य धारा में जोड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका पीयूष, हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से ये सारी जानकारी देने के लिए। और अभी के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।